चलिए, आप सभी लोगों को नमस्ते। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आज के सेशन का। चलिए, आज हम लोग 198 नंबर सेट का डिस्कशन देखने के बाद 192 नंबर सेट भी आपका बचा हुआ था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, और इसमें आपको क्या दे रखा है, कहता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसमें आपको बोला गया है कि सही उत्तर का चयन आपको करना है। बताइए कौन सा इसमें से सही आंसर है, और सही आंसर का चयन कीजिए और आपको बताइए। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इसको पढ़िए। दूसरा स्टेटमेंट है, इसको भी आप पढ़िए। दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। सबसे पहला तो हम लोगों के सामने में यहां दे रखा है कि सोडा एसिड अग्निशामक की अगर बात करते हैं, तो आप एक बात जान लीजिए। सोडा एसिड अग्निशामक की अगर हम बात करते हैं, तो जो सोडा एसिड अग्निशामक है उसमें कौन किसका इस्तेमाल करते हैं। तो सोडा एसिड अग्निशामक की अगर बात कही जाती है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये किससे, तो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सोडा एसिड जो अग्निशामक होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। आग जब लगता है तो इलेक्ट्रिसिटी से आग को बुझाने के लिए, यानी आप सीधा कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट से लगे आग को बुझाने के लिए, ऐसे बोलिए तो ज्यादा सही रहेगा। शॉर्ट सर्किट से, बताइए ना। शॉर्ट सर्किट से हैं? लगे आग को बुझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। और इसमें जो सोडा यूज होता है वो कौन सा सोडा यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यहां पर हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। और बेकिंग सोडा कहने का मतलब आप समझ लीजिए कि बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और वही बेकिंग सोडा जिसको हम लोग NaHCO3 के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावे इसमें और क्या यूज करते हैं, तो आप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड को आप यूज करते हैं। H2SO4 इस्तेमाल होता है। जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इसी से, इन्हीं के रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, तो आग बुझाने में इस्तेमाल होता है। इसी गैस का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं जहां आग लगता है इलेक्ट्रिसिटी से, वहां पर हम लोग इसको बुझाते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ी बात है कि सोडियम कार्बोनेट है, जबकि हम यहां पर बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या हुआ सर? इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, जिसको NaHCO3 कहते हैं। लेकिन निर्जल सोडियम कार्बोनेट की यहां पर बात कही गई है। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है क्या, Na2CO3। और निर्जल बोला गया है, इसका मतलब इसमें पानी के अणु नहीं होंगे। नहीं तो अगर मान लेते निर्जल नहीं होता तब पानी के 10-10 अणु होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर के Na2CO3 के ऊपर चर्चा हो रहा है। लेकिन हम लोगों को ध्यान रखना, जब भी सोडा एसिड अग्निशामक की बात करते हैं तो उसमें आपको सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं। जो खाने वाला सोडा होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला NaSCO3 होता है, इसका इस्तेमाल होता है। जबकि यहां पर क्या मेंशन किया गया है, इसका इस्तेमाल करना है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो पहला स्टेटमेंट आपका पूरा का पूरा गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट जो होता है, जिसको निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, उसको जब जल में घोला जाता है, किसमें, जल में घोला जाता है। जब इसको जल में घोला जाता है, और निर्जल सोडियम कार्बोनेट कहने मतलब Na2CO3 को जब जल में घोला जाता है, तो उसमें क्रिस्टल जल के कितने अणु आ जाते हैं, तो इसमें इतने अणु आते हैं, और ये धोवन सोडा की क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। क्योंकि जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये जल में घुलनशील होता है, ये बात आपको ध्यान है, स्टेटमेंट सही है। अगर निर्जल सोडियम कार्बोनेट की अगर बात करेंगे तो ये जल में घुलनशील होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये जल में कैसा होगा, तो कहेंगे जल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील होता है। और ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जब ये जल के साथ घुलेगा तो ये 10-10 मॉलिक्यूल्स को अपने साथ लेके चलेगा, यानी कि ये बन जाएगा Na2CO3, और पानी के 10-10 मॉलिक्यूल्स होंगे, 10H2 हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल फॉर्म में हमें प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। हाँ, अब बात आता है कि इसका इस्तेमाल कहां करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर हम इसकी बात अगर करते हैं जिसमें पानी के मॉलिक्यूल से, इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, इसका यूज क्या है। तो आप एक बात जान लीजिए, इसका इस्तेमाल हम लोग डिटर्जेंट में करते हैं। कहां पे करते हैं, किस चीज का है? थोड़ी देर में आइए ना क्लास लेके।
डिटर्जेंट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे, यानी कि साफ सफाई के लिए यूज करेंगे। साथ ही साथ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ग्लास वगैरह जो बनता है उसके मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल और कहाँ करते हैं तो हम लोग कहेंगे पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सब जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं Na2CO3 10H2O की हम बात करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, दोनों का कोई रिलेशन है नहीं। इसका मतलब है कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना लेंदी क्वेश्चन रहता है कि टाइम लग ही जाता है, नहीं तो पता चलता कि कितना जल्दी हम लोग क्वेश्चन का सोल्यूशन करके निकल लिए रहते। आगे चलते हैं, क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी के बारे में आपसे बात कर रहा है। सबसे पहला चीज है कि गोलीय दर्पण है क्या, तो आप एक बात जान लीजिए मेरे भाई, जब हम गोलीय दर्पण की अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा गोलीय दर्पण है इसको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। गोलीय दर्पण में दोनों चीज आता है, इसमें आपको उत्तल दर्पण भी आपका आता है, साथ ही साथ इसमें अगर देखेंगे तो इसमें अवतल दर्पण भी आता है। एक तो उत्तल दर्पण, दूसरा अवतल दर्पण होता है। इसको भी गोलीय दर्पण, इसको भी गोलीय दर्पण हम कह सकते हैं, क्योंकि इसी का ये दोनों पार्ट होता है। काटने के बाद ये पता चलता है कि गोलीय दर्पण के दो भाग, एक को उत्तल दर्पण, एक को अवतल दर्पण कहते हैं। अगर अवतल दर्पण को देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है और इसका पेंटिंग राइट साइड होता है। वैसे दर्पण में जब भी पेंटिंग होगा तो राइट साइड ही पेंटिंग होता है दोनों में, और इसके बीचों बीच जो लाइन पास करता है उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और पता चलता है कि ऐसी परिस्थिति में यहां पर कहीं नहीं, चूंकि मुड़ा हुआ इधर है तो सेंटर इसका इधर होगा, और ये भी मुड़ा हुआ इधर है, जिधर उंगली मुड़ेगा उधर ही हमारा सेंटर होगा। और ध्यान रखना मेरे में, जहां कट किया उसको हम लोग पोल कहते हैं, यहां पे कट करेगा इसको पोल कहेंगे, इसको सेंटर कह दिए, इसको सेंटर कह दिए। अब यहां पर बात आता है कुछ इस तरीके से कि हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम लोग को यह समझना है कि चलो ठीक है, ये तो पता चल गया कि यहां पर इसका सेंटर होना है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं मेरे भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है, क्योंकि सर फोकस होता है। पोल और सेंटर के बीच में क्या होता है, क्योंकि फोकस होता है। और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, वह फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी पूछी गई है। इसमें कमेंट सेक्शन ऑन कर दीजिएगा तो। हाँ, अगर हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखना है कि फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी आपसे ये वाली दूरी पूछी गई है, चाहे इसमें बता दीजिए चाहे आप इसमें बता दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो कितनी आर होती है, तो ये बीच में है, इसका मतलब ये कितना होगा, तो R/2 हो जाएगा। और अगर ये R/2 होगा तो ये भी R/2 होगा। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि यहां C से F के बीच की दूरी, या F से C के बीच की दूरी R/2, या P से F की दूरी, या F से P की दूरी R/2 ही होगी। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम लोगों को वक्रता त्रिज्या के रूप में अगर बताना है तो इसके आंसर क्या करेंगे, तो कहेंगे जो दूरी होगी वो R/2 ही होगी, और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कीजिए, नहीं उसको बड़ा कीजिए, यूट्यूब इसको साइड करिए ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा उसको सेल्फी मार दीजिएगा, नोटिफिकेशन होगा। कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, ये क्वेश्चन बोला गया है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है, हमारे ह्यूमन सेल्स की बात कह रहा है। मानव सेल्स के जो आकार होते हैं वो बदलते रहते हैं, पल पल में बदलता रहता है वो आकार। बताइए कौन से ऐसे हैं, तो आपने मेरे भाई नाम सुना होगा ब्लड सेल्स के बारे में। और अगर हम ब्लड सेल्स की बात करते तो वो कौन सा ब्लड सेल्स ऐसा है जो कि अपने आकार को पल पल बदलते रहता है। तो ब्लड सेल्स में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे किसको, तो WBC को। WBC को व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, या फिर अगर पाएंगे तो आप प्लेटलेट्स की अगर बात करते हैं। एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई कि ये प्लेटलेट्स और साथ ही साथ WBC ये अपना शेप को हमेशा बदलते रहता है, अपनी आकृति को हमेशा बदलते रहता है, इसकी आकृति हमेशा बदलते रहती है, इस बात को ध्यान रखना।
इसकी जो आकृति होती है, आकृति हमेशा बदलते रहती है, आकृति जो है ये हमेशा बदलती रहती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स में, अगर आरबीसी की बात अगर करते हैं तो जिसको रेड ब्लड सेल कहते हैं, ये आरबीसी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो आप सबको पता होगा कि आरबीसी की जो आकृति होती है ये कहीं ना कहीं हमारा बाइकनकेव होता है। इसको हम लोग सीधा कहेंगे सर ये बाइकनकेव होता है, ये बाइकनकेव होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आरबीसी की आकृति बाइकनकेव होती है, जबकि इन दोनों की आकृति कोई निश्चित आकृति नहीं है, हमेशा बदलता रहता है। और जो ब्लड सेल्स हैं, चाहे डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या आरबीसी, ये सब सॉलिड फॉर्म में हमारे ब्लड में होता है। ये सब ब्लड सेल्स जो होते हैं ये हमारे सॉलिड फॉर्म में ब्लड में मौजूद होता है। ये किस अवस्था में? तो ठोस अवस्था में ब्लड में मौजूद होता है। ठोस अवस्था की हम बात करते हैं, ये ठोस अवस्था में ब्लड में मौजूद होता है, ठोस अवस्था में ब्लड में मौजूद होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बताइए हमारा कौन सा ऐसा सेल है जो कि अपनी आकृति को पल पल बदलते रहता है? तो आप एक लाइन में सीधा कहेंगे सर वो हमारा डब्ल्यूबीसी होगा, और साथ ही साथ हम लोग सीधा कहेंगे कि प्लेटलेट्स होगा। क्या? और जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को जरूर लाइक कीजिए। बाद बाकी आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए। आंसर क्या करेंगे? आप सीधा कहेंगे सर इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन में सही उत्तर का चयन करना है आपको। आपको बताना है कि डोवेर्नायर ने ट्राइट्स लॉ दिया था। एक एक बच्चा जानता है कि डोवेर्नायर ने त्रिक नियम दिया था, बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। आप सीधा कहेंगे सर इन्होंने ट्राइट्स दिया था, और डोवेर्नायर ने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपना ट्राइट्स लॉ दिया था। डोवेर्नायर के विभिन्न गुण वाले तत्वों के समूहों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। यहां एक स्टेटमेंट गलत लिख दिया है। विभिन्न गुण वाले तत्वों के समूह में व्यवस्थित करने की जो बात कह रहा है ये गलत है। तो विभिन्न गुण वाले नहीं होना चाहिए था, यहां समान गुण वाले तत्व होने चाहिए थे, जिसकी वजह से ये गलत हो रहा है। यहां पर विभिन्न गुण वाले तत्व नहीं होने चाहिए थे, यहां समान गुण वाले तत्व होने चाहिए। क्योंकि आपको पता है, अगर मान लेते हैं कि अगर हम डोवेर्नायर के ट्राइट्स लॉ को अगर देखते हैं तो कैसे देखते हैं, तो आप एक बात जान लीजिए। अगर हम डोवेर्नायर ट्राइट्स लॉ की अगर हम बात करते हैं, अगर डोवेर्नायर ट्राइट्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप एक ग्रुप को उठा लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि हम फर्स्ट ग्रुप को लेते हैं, हम क्या 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 पाते हैं? ह ली ना क रव सस फरियाद। अब इसमें आप एलिमेंट को उठाइए, कौन सा? तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम को लीजिए। तो मेरे भाई ये पहला ग्रुप का सभी एलिमेंट है, और सभी के जो गुण होंगे वो एक समान गुण वाले तत्व है। क्योंकि ये पहले ग्रुप का एलिमेंट है और सबके बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके रासायनिक गुण जो है वो एकदम पूरी तरीके से क्या होने चाहिए? तो एक समान होने चाहिए। जबकि वहां पर विभिन्न गुण वाले तत्वों के बारे में चर्चा कर रहा था। यानी कि आप ये कह सकते हैं मेरे भाई कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला ही हमारा एलिमेंट होना चाहिए था। यहां पर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट होना चाहिए था, और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का 3 एलिमेंट लगातार होना चाहिए था। तो वैसी परिस्थिति में डोवेर्नायर ने ट्राइट्स लॉ में कहा कि जैसे लिथियम है, जैसे हमारा यहां पर पोटासियम है, लिथियम की द्रव्यमान संख्या 7 होती है, पोटासियम की द्रव्यमान संख्या 39 होती है। इन दोनों का आप क्या कीजिए? तो औसत निकाल दीजिए। जब औसत निकालेंगे तो 7 प्लस में 39 डिवाइडेड बाय 2 की, चूंकि औसत निकालने दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये फाइनली 23 आएगा। पता चला कि ये बीच में वही एलिमेंट रह सकता है जिसका द्रव्यमान संख्या 23 होगा। तो पता चला कि इसके बीच में सोडियम रहेगा, क्योंकि सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 है, और इन तीनों में रिलेशन मिला, इसी को डोवेर्नायर का ट्राइट्स लॉ कहते हैं। और वो भी बढ़ते हुए ऑर्डर में है, इसके बाद ये, तो इसके बाद ये, इसके बाद ये, और बढ़ते हुए है, और परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में है। विभिन्न गुण वाले तत्व होंगे कि समान गुण वाले तत्व? आप कहेंगे सर विभिन्न गुण वाले तत्व नहीं होंगे, यहां समान गुण वाले तत्व होने चाहिए थे, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट होना चाहिए था। यहां पर समान गुण वाले तत्व की बात करते हैं, क्योंकि एक ही ग्रुप का एलिमेंट है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया मेरे भाई। ऐसी परिस्थिति में आपको आंसर ही करना है, तो आप कहेंगे कि पहला सही है दूसरा गलत है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेंगे? दोनों कथन सही? बिल्कुल गलत है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाइए, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए। केवल एक स्टेटमेंट सही है, आंसर करेंगे बी, आंसर करेंगे बी, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन को चूज करना है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। सबसे पहला तो ये बोला गया है कि जो हमारा क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक की अगर हम बात करते हैं तो क्षण चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक को हम नॉर्थ पोल कहेंगे तो एक को साउथ पोल कहते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल तो ये हमारा साउथ पोल। और हम सभी लोग जानते हैं कि चुंबक के अंदर ध्रुव सबसे अधिक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमारा कहाँ होता है? आप जानते हैं ध्रुव पे होता है, क्योंकि वहीं से सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और उसी जगह पर जाकर के मिलता है। तो जहां पर सब निकलता है जहां से, वहां पर बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि वहां का स्ट्रेंथ मजबूत होता है। तो वीक कहां होगा? तो बीच में। अगर मेरे भाई इसमें अगर आप देखना चाहते हैं तो वीक अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखना है तो वो कहां मिलेगा? तो बीचों बीच में। यहां पर बहुत कमजोर होता है, जबकि स्ट्रांग हमारा दोनों के पोल पर होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता की अगर बात करते हैं, ये प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक होने की बात कर रहा है। क्षण चुंबक के केंद्र में बोल रहा है कि सर्वाधिक होगा, यहां पर बोला गया है कि सर्वाधिक होगा, जो कि टोटली गलत है, जो कि टोटली गलत है। यहां सर्वाधिक की बात कर रहा है, हम कह रहे हैं कि मिनिमम होगा। यहां हम कह रहे हैं कि मिनिमम होगा, यहां कह रहा है मैक्सिमम होगा, जो कि गलत है। सर्वाधिक नहीं होना चाहिए। यहां पर मेरे भाई आप सीधा कहेंगे कि मिनिमम होना चाहिए। हम यहां पर मिनिमम की बात कर रहे हैं, हम यहां पर न्यूनतम की बात कर रहे हैं, और यहां पर ये अधिकतम की बात कर रहे हैं, जो कि गलत है। सर्वाधिक कहां पे होता है? ध्रुव पे होता है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट किसी भी सूरत में क्या हो गया? तो कहेंगे गलत हो गया। सर्वाधिक नहीं होगा, न्यूनतम होगा। क्या आगे देखते हैं। कोई भी दो चुंबकीय बलरेखा प्रतिच्छेदित नहीं करती, स्टेटमेंट सही है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात होती है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं हमारे क्या होते हैं? तो आपको बताने हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करते हैं, जिसको चुंबकीय बलरेखा कहते हैं, इसको हम लोग चुंबकीय बलरेखा के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये जो चुंबकीय बलरेखा होती है, ये सदिश राशि है। ये कैसी राशि है? तो आपको ध्यान रखना है, ये सदिश राशि है। और सदिश राशि अगर कोई होता तो उसका किसी खास बिंदु पर एक निश्चित दिशा होता है। इसमें एक निश्चित दिशा होती है, इस बात को ध्यान रखना। किसी बिंदु पर एक निश्चित दिशा ही होती, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा आ गया और एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं कि ऐसा गया, तो जाहिर सी बात है किसी एक खास बिंदु पर अगर देखेंगे, इस बिंदु पर अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? यहां देखेंगे टेंजेंट खींचेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां इस कर्व के लिए खींचेंगे तो ऐसा खींचेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। मेरे भाई जब भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को खोजना होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी बिंदु पर टेंजेंट खींचते हैं। तो एक ही बिंदु पर दो दो दिशा मैग्नेटिक फील्ड का होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक बिंदु पर एक ही दिशा होनी चाहिए थी, और अगर ऐसा होता है तो यह वेक्टर का उल्लंघन करेगा, और ऐसी परिस्थिति में यह संभव नहीं है। ना तो अपने आप को भी कट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को कट कर लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। ऐसे आएगा ऐसे कट कर लेगा, ऐसा भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट भी गलत है। अपने आप को भी कट नहीं करेगा, एक दूसरे को भी नहीं कट करेगा। तो यहां लिखा हुआ कि कोई भी दो चुंबकीय बलरेखा प्रतिच्छेदित नहीं कर सकते, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर करेगी तो वेक्टर का उल्लंघन हो जाएगा। चुंबकीय बलरेखा बंद सतह वक्रित निर्माण करती है। जाहिर सी बात है कि चुंबकीय बलरेखा जो होती है ये हमेशा लूप का फॉर्मेशन करती है। स्टेटमेंट आपका सही है। अब कहेगा सर लूप कैसे निकलता है? तो आप जानते हैं कि सभी चुंबकीय बलरेखा नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पे मिलती है, और चुंबक के अंदर देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ में। ये एक लूप बन गया, कंप्लीट लूप बन गया। आप ऐसे भी देखेंगे तो इधर से दिखेगा, यहां पर भी आपको देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से निकला साउथ, ऐसे करके कंप्लीट लूप बन गया। कंप्लीट लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि एक बंद सतत वक्र बनाती है। सतत मतलब लगातार एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत था। आंसर क्या करेंगे बताइए? आप कहेंगे सर 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दे रखा है। मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में आपसे पूछा गया है और आपको आंसर करके बताना है। मानव उत्सर्जन तंत्र का नीचे आपको एक उल्लेख किया गया है, इसके बारे में बताना है। और कहता है कि उस विकल्प में चयन कीजिए और ए और बी के द्वारा, यहां ए और बी के द्वारा निम्नलिखित भागों के कार्यों को निरूपित करना है। मेरे भाई आप इसको ए कर लीजिएगा, चूंकि ए की बात हो रही, यहां पर ए होना चाहिए था, यहां बी। ए और बी दोनों इंडिकेट किया, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा किडनी का पार्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे।
हम सभी लोग जानते हैं जब किडनी की बात आती है तो किडनी क्या है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जो किडनी होता है ये एक हमारा एक उत्सर्जी अंग के रूप में होता है। इसको हम लोग कहेंगे कि ये उत्सर्जी अंग के रूप में होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा उत्सर्जी अंग है, जिससे उत्सर्जी पदार्थ का क्या होता है, कहेंगे यहां से सिक्रेशन होता है। अब अगर ये उत्सर्जी अंग हमारा किडनी है तो किडनी का आकार आकृति कैसा होता है। तो जो किडनी की आकृति होती है वो किस इस तरह की किडनी की आकृति होती है। आप इसको गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा किडनी की आकृति कुछ इस तरीके की होती है। ये कहीं ना कहीं एक किडनी की आकृति है, और बी मिला के एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, इसी से क्या जुड़ा रहता है, इसी से यहां पर मांसल पदार्थ जुड़ा रहता है, जिसको हम लोग यूरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग यूरेटर के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरीके से आपको बस ये बताना चाहते हैं मेरे भाई कि कुछ इस तरीके से हमारा होता है। और यहां पर यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर यहां पर क्या होगा कि छोटा सा पैसेज जिससे हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है। यही डायग्राम यहां पर बनाया हुआ और कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो पोर्शन आप देखते होंगे इसको हम लोग कहते हैं यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरेटर। ये वाला जो होता है इसको यूरेटर नाम दिया जाता है, और इसको मूत्र मार्ग भी आप कह सकते हैं, या फिर यूरेटर आप कहिए, मूत्र वाहिनी कह दीजिए। और ये क्या है, तो इसको हम लोग यहां पर किडनी कहते हैं। यही क्या है कि इसी को किडनी कहा जाता था। किडनी जो है वो एक क्या है, तो किडनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूरेटर है। अब मेरे भाई इस बात को आप समझिए, इसको हमने क्या माना, इसको हमने यूरेटर मान लिया है। और ये क्या है, तो इसको यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मूत्राशय कहते हैं, इसको यूरिनरी ब्लैडर के नाम से हम लोग जानते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर को मूत्राशय कहा जाता है। और इधर जो निकला पैसेज, इसी से मूत्र बाहर निकलता है, इसको यूरिथ्रिया कहते हैं। तो ये तीन पार्ट्स है, इसको मूत्रवाहिनी के नाम से हम लोग जानते हैं। यूरेटर क्या हो गया, तो इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं, इसको मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये आपका मूत्राशय हो गया, जहां पर मूत्र जमा होता है, और जब मूत्राशय मूत्र से भर जाता है तो फिर यूरिथ्रिया के माध्यम से निकल जाता है, इसको बोलते हैं मूत्रमार्ग, जिससे मूत्र बाहर निकलता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के यही फोटो आपका बना हुआ है। आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये जो दे रखा है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, इसको मूत्राशय कहेंगे, इस बात को ध्यान रखें। ये मूत्राशय है। ये क्या है, तो ये किडनी है, इसको हम लोग किडनी कहेंगे, ये किडनी है। ये क्या है, तो कहेंगे इसको यूरेटर कहेंगे, ये यूरेटर है मेरे भाई। तो आपसे ए और बी की बात कर रहा है, यानी कि किडनी और यूरेटर की बात कर रहा है। बताइए क्या होगा। तो किडनी में क्या होता है, कहेंगे यहीं पर किडनी में क्या होता है, कहेंगे हमारा यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है। यहीं पर यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहीं से यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है और पूर्ण रूप पे यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन का फिल्ट्रेशन, या फिर आप ये ऐसे कह सकते हैं यूरिन का फिल्ट्रेशन, या यूरिन आप ये कह सकते हैं कि यहां पर हमारा किसका, तो मूत्र का निर्माण होता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है। आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, यहां पर यूरिन का निर्माण होना, फिल्टर मत करना मतलब निर्माण करना। और यूरेटर क्या है, तो ये कहेंगे मूत्रवाहिनी, जिससे मूत्र बाहर जाता है, ये रास्ता है उसको ले जाने का, इसको हम लोग कहते हैं मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी के रूप में है। आप मेरे भाई देख करके बताइए इस फोटो में कि ए और बी क्या बताता है। ए कह रहा है कि मूत्र का निर्माण करेगा, बिल्कुल सही है, मूत्र का यूरिन का निर्माण करना किडनी करेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बी कह रहा है कि मूत्र शरीर से बाहर निष्कासन करना। मेरे भाई शरीर से बाहर निष्कासन तो मूत्र मार्ग करता है, बी थोड़ी करता है। यहां शरीर से बाहर निष्कासन की बात कर रहा है, तो और शरीर से बाहर निष्कासन कौन करेगा, तो यूरिथ्रिया करता है, यूरेटर नहीं करता है। ये यूरिथ्रिया करता है, जिसको हम लोग मूत्र क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मूत्र मार्ग के नाम से हम लोग जानते हैं। ए जो है, ए में मूत्र का संग्रहण होगा, जो कि गलत है। किडनी कभी मूत्र का संग्रहण नहीं करता है। मूत्र का संग्रहण कौन करता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना, यूरिनरी ब्लैडर करता है। ये मूत्राशय करता है, इसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और बी तो मूत्र का निर्माण करता नहीं, गलत है। ए जो है ये मूत्र का निर्माण करेगा, चूंकि जाहिर सी बात किडनी की बात कर रहा है, तो ये सही है। बी जो है ये क्या कहता है, तो मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाने का काम करता है। जाहिर सी बात है मेरे भाई, यहां से किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होगा, निर्माण होगा, और फिर इसी रास्ते से नीचे जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में यहां पर जमा होता है, इसमें जमा करने के लिए ले जाता है। तो ये मूत्रवाहिनी है, इसी के रास्ते से जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर यूरिन का फॉर्मेशन होगा और इस रास्ते से यहां जमा होने के लिए जाएगा।
ये स्टेटमेंट सही है कि जो बी है वो कहीं ना कहीं बताता है कि मूत्र को संग्रहण के लिए ले जाना, मूत्र को यहां जमा करने के लिए ले जाना, जिसको यूरेटर कहते हैं। तो आप सीधा कहेंगे सर इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा सी ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के ऐसा ही कुछ है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिलान करना है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। अमृता जी कह रही है सर क्लास बंद कर दीजिए, मन नहीं लग रहा है। काहे आज शुरुआत हुआ, आज ही कह रहे हैं बंद कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं, इसका पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना इसके जो पीएच मान होते हैं लगभग हमारा कितना होता है, तो कहेंगे ये हमारा पीएच मान इसका 10 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या है मेरे भाई, तो कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका पीएच मान कितना, तो लगभग 14 के आसपास है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए तो आप कहेंगे 3 का डी मैच करेगा। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर हमारा MgOH, इसी का नाम है MgOH होल 2। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 3 का हमारा क्या किया जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। यहां 4 होना चाहिए, तो गलती प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ए हो जाएगा। 4 का ए 3 का डी, 4 का ए 3 का डी, 3 का डी यहां नहीं खत्म, और 4 का क्या ए, यही आंसर हो जाएगा। 1 का सी 2 का बी, 1 का सी 2 का बी। जठर रस क्या है इस बात को आप समझते हैं मेरे भाई। हमारे स्टमक की जब कभी भी हम बात करते हैं तो हमारा जो स्टमक होता है, इसी स्टमक में होता है जठर ग्रंथि, इसी में होता है जठर ग्रंथि, और जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस, इसी से जठर रस का सिक्रेशन होता है। और जठर रस में अगर देखेंगे तो मुख्य रूप से आप किसको पाएंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आप देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl का मुख्य रूप से HCl होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ये कैसा एसिड है, तो इसको कहते हैं कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमारा हो गया तो इसका पीएच मान कहां तक, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, तो याद रखना 1.2 तक चला जाता है, जो कि काफी कम है। इस तरह से हमारा नींबू के रस का कितना, तो कहेंगे 2.2 होता है। याद रखना पड़ेगा, ये सब तो डेटा है। अगला है हमारा कि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर धात्विक गुण क्या होगा। मेरे भाई बाएं से दाएं जाना है, धात्विक गुण घटता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है हमारा। अगला कहता है जैसे जैसे आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर हम आवर्त की बात करते हैं तो लेफ्ट से राइट जाना है आपको, और आप आवर्त में जाइए। और डाउन द ग्रुप की अगर बात होती तो ये आपका ग्रुप रहा, इसको ग्रुप कहते हैं डाउन द ग्रुप। अगर ग्रुप में जाते हैं और इधर हमारा क्या है, तो इधर हमारा आवर्त है। तो अगर आवर्त में अगर आप जाते हैं तो जाहिर सी बात है पीरियोडिक टेबल को आपने देखा होगा, एक साइड आपका क्या होता है, धातु होता है, दूसरे साइड आपका क्या होता है, अधातु होता है। धातु बाएं साइड होता है, दाएं साइड अधातु होता है। तो धातु से अधातु की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा। तो जब आप इधर से इधर की ओर जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। यहां से धात्विक गुण की अगर हम बात करते हैं तो यह धात्विक गुण हमारा क्या होता है कि घटता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो फिर धात्विक गुण बढ़ेगा। ऐसी परिस्थिति में यहां पर धात्विक गुण क्या होगा, क्योंकि ये धात्विक गुण बढ़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये तो सही है कि आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, आप लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। बताइए आप लेफ्ट से किधर जा रहे हैं, तो राइट की ओर जा रहे हैं, और जब लेफ्ट से राइट की तरफ आप जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, स्टेटमेंट सही है। अगला कहता है कि जैसे से आप इधर जाते हैं तो धात्विक गुण घटता है, और जब धात्विक गुण घटता है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता कम होती है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो क्षमता है वो कम होती है। और इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, क्योंकि यहां पर क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यहां त्यागने की क्षमता घट जाती है। क्यों,
जाहिर सी बात है धातु में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और धातु बनता जा रहा है, धातु से अधातु की तरफ जा रहा है, और धातु में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि जैसे से आवर्त में संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता, जाहिर सी बात है अगर हम इधर से इधर की ओर आएंगे तो हमारा नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और जब नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आपको ये समझना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है और साइज को छोटा कर दे। इसी नाभिकीय आवेश के कारण जो एटॉम का साइज होता है वो छोटा हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, छोटा साइज छोटा होता है, तो ये बढ़ जाता है। वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही है मेरे भाई, ये पूरा का पूरा सही स्टेटमेंट है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। और इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, दोनों कथन सही है, और यही रीजन है कि धात्विक गुण घटते हैं, यही रीजन है कि धात्विक गुण घटता है। ये स्टेटमेंट देखिए, धात्विक गुण अगर घट रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कम होती है, इसलिए धात्विक गुण घटता है। इसका मतलब है इसका ये कहीं ना कहीं क्या है, तो कथन 2 जो है कथन 1 का सही एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। दोनों स्टेटमेंट सही है बारी बारी से, दोनों कथन सही हैं, और कथन 2 जो है मेरे भाई कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है। कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आप जाइए सी के पास, ऑप्शन नंबर सी करिएगा, ए नहीं करिएगा। कथन 2 व्याख्या कर रहा है कथन 1 का। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर अविलंब के रूप में कार्य करती है, बताइए तो आप लोग। कह रहा कि कौन सी रेखा ऐसी है जो किसी गोलीय दर्पण पर अविलंब के रूप में कार्य करती है, बताइए कौन सी ऐसी रेखाएं हैं अविलंब के रूप में कार्य करती है। बताइए। तो आप क्या देखेंगे, आप सीधा कहेंगे सर गोलीय दर्पण की बात हो रही है ना, कोई भी दर्पण ले लीजिए गोलीय दर्पण में, मान लेते कि हम यहां पर उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ले लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता समझने के लिए, गोलीय दर्पण में उत्तल अवतल जो लेना ले लीजिए। आप क्या देखेंगे सर इसके राइट साइड में क्या था, पेंटिंग कर दीजिए, बिल्कुल कर देते हैं। अब इसके बीचों बीच जो लाइन पास करेगा उसको क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष, और ये बीचों बीच पास करेगा, जहां कट करेगा वहां पर क्या होगा, कहेंगे यहां पर हमारा हो जाएगा पोल, क्योंकि ऐसे मुड़ा हुआ तो सेंटर इधर होगा, सेंटर और पोल के बीच में क्या होगा, तो कहेंगे मुख्य फोकस होगा, इधर क्या होगा तो इन्फिनिटी होगा। अब समझना गौर से, गोलीय दर्पण पर अगर गोलीय दर्पण की बात कर रहा है, इस पर मेरे भाई ये अक्ष जो दे रखा है जिसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ये लंबवत ही तो होता है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस आप देख रहे हैं जिसको आप प्रधान अक्ष कहते हैं, ये प्रधान अक्ष कैसा होता है, तो अगर इस प्रधान अक्ष की अगर हम बात करेंगे तो प्रधान अक्ष जो होता है, ये प्रधान अक्ष हमारा दर्पण पर लंबवत होता है, इसलिए प्रधान अक्ष की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रधान अक्ष हमारा अविलंब के रूप में कार्य करता है। ये किस रूप में, तो अविलंब के रूप में कार्य करता है, अविलंब के रूप में ये कार्य करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और अविलंब का मतलब ये होता है इस पर 90 डिग्री कोण बनेगा, आपको देखने में लग रहा होगा कि नहीं बनेगा, लेकिन होता ऐसा ही है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स कहता है, आपको समझना गौर से। यहां पर कर्व है, और कर्व पर अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो वो एक सीधी रेखा होती है, और इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो यहां पर 90 डिग्री कोण नजर आएगा। अगर आप यहां देखेंगे बढ़िया से तो आपको यहां पर दिखेगा कि यहां पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, और ये अविलंब हो जाता है। और इसीलिए प्रधान अक्ष जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं, ये कहीं ना कहीं काल्पनिक रेखा के रूप में होता है। क्या इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नहीं, क्वेश्चन तो ऑप्शन को पढ़ने से होगा, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहता है, टाइम तो लग ही जाता है पढ़ने में। आप देखिए ना 40 क्वेश्चन करने का मतलब है कि आप यहाँ पर इज ऑलरेडी आप बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस को बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो टाइम तो लगता ही है। आप पढ़िए, अब कह रहा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, अब यहां पर आप मिलाइए बैठ करके, कहता है कि ध्रुव यहां है और वक्रता केंद्र यहां है, इन दोनों लाइन को मिला दीजिए तो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये भी हो सकता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या हमारा यहां पर अविलंब के रूप में कार्य करेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगा, यही तो रेखा की बात कर रहा है। ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो अविलंब होगा। तो चलो पहला तो क्लियर हो गया, यहां पर हम सीधा कहते कि सर ये सही है, ये सही है। अगला एक बात और ध्यान रखना मेरे भाई कि एक और रेखा हो सकती है, वो कहिए वो कौन सी रेखाएं होगी? तो आप सीधा कहेंगे सर अगर वक्रता केंद्र से पास करते हुए कोई भी रेखा, यदि वक्रता केंद्र से पास करते हुए कोई भी रेखा अगर दर्पण पे टकराती है, अगर दर्पण पे टकराती है, वक्रता केंद्र से पास करते हुए कोई भी रेखा अगर दर्पण पे टकराती, कोई भी रेखा
अगर वक्रता केंद्र से पास करते हुए दर्पण पे टकराती है तो आप ध्यान रखना, ऐसे पास करते हुए दर्पण पे टकराएगी तो यहां भी 90 डिग्री कोण बनेगा हमेशा। ये भी अविलंब है, लेकिन इसको छोड़ करके बाद बाकी कहीं से भी टकराएगा तो हमारा अविलंब नहीं होगा। ये दो रेखाएं अविलंब होती है दर्पण पर। अगला कह रहा है मेरे भाई, जहां पर आप देख लीजिए, पहला तो समझ में आ गया, दूसरा कहता है वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु। जाहिर सी बात है, अगर प्रकाश इधर से गया और दर्पण पे टकराया तो जब दर्पण पे टकराएगा तो ये वाला जो बिंदु होगा, इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे। तो आप देख लिए ना कि वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु के बीच हमारा लंबवत रेखाएं है। इसका मतलब ये भी एक अविलंब होगा, जो कि इस दर्पण के सतह पर 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये भी अविलंब होगा। तो आप कुल मिलाकर के यहां क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। क्या इसमें किसी को दिक्कत हो रहा है, बताइए तो। इतना बढ़िया बेहतर तरीके से हम आपको बता रहे हैं, और आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। यहाँ लोग सोच रहा है कि कैसे कैसे करके हम बहुत कुछ सीख लें, और तुम लोगों को मन नहीं लग रहा है। यही दो रेखाएं हैं जो दर्पण की सतह पर लंबवत होती है। इस बात को आप ध्यान रखना, जो हम बोले हैं इसके अलावे कहीं भी नहीं। अगर आप सीधा कहेंगे सर क्या ये स्टेटमेंट सही होना है, आप कहेंगे सर स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कह रहा कि फोकस और आपतन बिंदु, तो फोकस और आपतन बिंदु की अगर बात करते हैं तो फोकस हमारा यहां है, और आपतन बिंदु तो कहीं हो सकता है। आपतन बिंदु जरूरी नहीं कि यहीं होगा, आपतन बिंदु तो यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। तो मेरे भाई फोकस से पास करते हुए अगर आपतन बिंदु पर पहुंचती है, अगर मान लेते कि ये फोकस है, समझना गौर से, अगर हम ये कह दिए कि चलो ये फोकस है, और फोकस से अगर हम कहेंगे कोई रेखा जाकर के यहां मिलेगी, क्या ये लंबवत होगी? बिल्कुल भी नहीं, ये अविलंब नहीं होगा। फोकस से जाने वाली कोई भी रेखा अविलंब नहीं होगी। आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि दो ही स्टेटमेंट हमारे सही थे, तीसरा स्टेटमेंट तो आप अपने निगाहों से यहां पर देख रहे हैं कि तीसरा स्टेटमेंट कभी सही नहीं होगा। तो ये वो ऐसी रेखाएं हैं जो कि लंबवत हो सकती है। बात को याद रखना, वक्रता केंद्र से पास करते हुए अगर दर्पण पे टकराएगी तो लंबवत होगी, या वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिला दीजिए तो भी लंबवत होगी। तो कोई भी रेखा अगर वक्रता केंद्र से पास करते हुए दर्पण पे टकराती है तो हमेशा लंबवत होगी, लेकिन फोकस से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बात को ध्यान रखना। तो मेरे पास दो स्टेटमेंट सही था, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही था। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, और आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे, कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आराम आराम से चलने देते हैं गाड़ी। अगला कहता है कि वैसे उपकरण का नाम बताइए इसमें विद्युत धारा के तापीय प्रभाव की बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई करंट आप सप्लाई किए, हीट हो गया, करंट सप्लाई किए, उष्मा उत्पन्न कर दिया, वो किसमें होता है? तो लैंप वगैरह में देखते होंगे आप, देखते होंगे जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में करंट सप्लाई करते हैं, ट्यूबलाइट गर्म हो जाता है, इसका मतलब विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव पे ये काम करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक गीजर, गीजर में भी पानी गर्म करते हैं, आप करंट देते हैं, पानी गर्म हो जाता है, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। और विद्युत जनरेटर नहीं होगा, ये जनरेटर जो होता है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होता है। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है। यही दोनों हमारा ऐसा है जो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे काम करता है। और इसका कंसेप्ट जो दिया गया है वो किसने दिया है? आप सभी लोग जानते होंगे, जूल नामक साइंटिस्ट ने दिया है। इसको जूल का नियम भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला भी होता है H=I²RT। हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन भी यूज करते हैं, वो भी इसमें आता है। आगे चलते हैं, अगला बताइए कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है, उसका चयन करना है आपको। बताइए जल्दी से, फास्ट। आयनिक यौगिक की बात कर रहा है, तो हम सभी लोग जानते हैं जब आयनिक कंपाउंड की बात कर रहा है तो एक बात आप जान लीजिए, यदि हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ये आयनिक कंपाउंड किसके किसके बीच में होता है? तो आपको ध्यान रखना, धातु और अधातु के बीच होता है, धातु और अधातु के बीच होता है। एक पर प्लस आवेश तो एक पर माइनस आवेश, इस पर अगर प्लस आवेश तो इस पर माइनस, और धातु पर प्लस आवेश होता है, इस पर माइनस आवेश होता है। आयनिक कंपाउंड तभी बनता है। और मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये काफी मजबूत बंधन बनाता है। ये कैसा तो कहेंगे, मजबूत कंपाउंड होता है, ये मजबूत यौगिक है। और अगर मजबूत यौगिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? जिसके उच्च होते हैं।
दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो जो आयनिक कंपाउंड हमारे होते हैं ये गलित अवस्था में विद्युत धारा का संचार करता है। किस अवस्था में? तो गलित अवस्था में। गलित अवस्था का मतलब है तो लिक्विड फेज में। तो गलित अवस्था में क्या करता है? विद्युत धारा का सुचालक माना जाता है। अगर ठोस अवस्था में कहेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। विद्युत धारा गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है ये आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? तो ये कठोर होते हैं, ये कठोर यौगिक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना कठोर यौगिक भी है, साथ ही साथ ये भंगुर भी होता है। कठोर के साथ कैसा होगा? कहेंगे भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है कि हथौड़ा से पीटने पर चकनाचूर हो जाता है। हथौड़ा से पीटने पर चूड़ चूड़ हो जाता है। अगर हथौड़ा से पीटते हैं तो ये चूड़ चूड़ हो जाता है, जो कठोर यौगिक कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। पहला स्टेटमेंट आप पढ़िए, समझ में आ जाएगा। आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते, बिल्कुल भंगुर होता है। और दाब आरोपित करने पर क्या होता है? टूट करके चकनाचूर हो जाता है। स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो निम्न नहीं होते हैं, उच्च होते हैं। ये क्या होंगे? तो यहां पर उच्च होते हैं। ये निम्न थोड़ी होता, उच्च होता है। ये गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट सही हुआ ना। तो कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही स्टेटमेंट बता रहा है। क्या आगे चलते हैं? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती है। अंडवाहिनियां किसको कहते हैं? तो ओविडक्ट को कहते हैं। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है। अगर अंडवाहिनियां की अगर बात करते हैं तो अंडवाहिनियां किसको कहते हैं? तो जो अंडवाहिनियां हैं ये ओविडक्ट को कहते हैं। ओविडक्ट बोलिए या इसी को फैलोपियन ट्यूब के नाम से आप जानते हैं। इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो जो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है ये अवरुद्ध हो जाती है, ये अवरुद्ध हो जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि इसमें रुकावट पैदा होता है, ये अवरुद्ध हो जाती है। अगर ये अवरुद्ध हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन रुक जाएगा। यानी आप सीधा कह सकते हैं मेरे भाई, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। स्पर्म तथा ओवम का निषेचन नहीं होगा, इसका निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जो फीमेल होंगी वो मां नहीं बन सकती है। तो जो महिलाएं होगी, महिलाएं मां नहीं बन सकती है। तब जाकर के इस पर मेरे भाई क्या होता है? तो इसके लिए जुगाड़ खोजा जाता है। अब वो जुगाड़ क्या होगा तो वो समझना है। तब महिलाएं जब मां नहीं बन सकती है तो अब यहां पर आता है कि इसका क्या और उपाय है। तब आता है यहां पर मेरे भाई इस चीज को सुलझाने के लिए, इसको सुलझाने के लिए यहां पर आता है एक ट्रीटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर हम इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, शॉर्ट में इसी को आईवीएफ कहा जाता है। अब ये आईवीएफ क्या है? तो आईवीएफ में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम को शरीर से बाहर फर्टिलाइज करा लिया जाता है। और जब फर्टिलाइज कराते हैं तो उसके बाद वो जायगोट बनता है। उस जायगोट को यूट्रस में, फीमेल के यूट्रस में रख दिया जाता है। तब वो एम्ब्रियो में डेवलप करता है और फिर बच्चे का ग्रोथ होता है। तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए केवल और केवल फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है। बाद बाकी जायगोट का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण होगा और उस जायगोट को कहां पे? तो फीमेल की जो यूट्रस होती है उसमें उसको रख दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना मेरे में, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। कहता है कि कुछ महिलाएं अंडवाहिनियां उसकी अवरुद्ध हो जाती है। ऐसी महिलाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ होती है क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते, निषेचन नहीं हो पाता है। ऐसे मामले में डॉक्टर आईवीएफ इनविट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह दी जाती है। और इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि गलत कौन है। आपको गलत चरण को खोजना है। चलो ठीक है,
यहां से जो गलत चरण है उसको खोज के बताना है, गलत चरण का चयन करना है। बताइए इसमें से गलत कौन सा है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, जो जाइगोट होता है उसी को क्या करते हैं तो यूट्रस में रखा जाता है। यहां कह रहा है युग्मनज की बात कर रहा है, जाइगोट की बात कर रहा है। जाइगोट के कह रहा है कि बाहर रखा जाता है और उसका विकास परखनली में होता है, जो कि गलत है। जाइगोट को यूट्रस में रखा जाता है। जाइगोट चूंकि फर्टिलाइज जैसे हुआ तो जाइगोट का निर्माण हुआ, उसी जाइगोट को यूट्रस में रखा जाता है, पहला तो गलत हो गया। युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है और उसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। मेरे भाई अगर इस क्वेश्चन के सही आंसर अगर देखेंगे तो सही नहीं, गलत आंसर पूछा तो ये सही स्टेटमेंट है। अंडाणु और शुक्राणु शरीर के बाहर ही क्या करते हैं तो शरीर के बाहर संलयन करते हैं, निषेचन करते हैं, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो गलत कौन है, गलत आपका ये है, और गलत ही खोज रहा था। अगर गलत खोज रहा था तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करिएगा। जो गलत है वही आंसर होगा, आंसर करेंगे ए, आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला बताना है कि अपचायक के रूप में कौन कार्य करता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन काम करता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि Fe2O3 साथ ही में क्या है तो कहेंगे 3CO, और जब इसका रिएक्शन कराया गया तो यहां पर निकल के आया 2Fe, साथ ही साथ 3CO2। अब यहां पर आप लोगों को एक बात समझना है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, उसके हिसाब से रिड्यूसिंग एजेंट हमारा होगा। तो एक काम करते हैं, यहां एक ऑक्सीजन, यहां पर हमारे कितने 2 ऑक्सीजन है, यहां से जब यहां पहुंचा तो मेरे भाई ऑक्सीजन की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। अगर ऑक्सीजन की संख्या में बढ़ोतरी हुई तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ। और इसके ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं, इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो ऑक्सीकरण कहते हैं। और ऑक्सीकरण को और क्या कहा जाता है, इसको उपचयन कहा जाता है। अब अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो यहां एक एजेंट काम करता है, और उस एजेंट का नाम क्या होगा, उल्टा पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, उसको पढ़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और ये कहीं ना कहीं हमारा अवकारक कहलाता है। हिंदी में अगर देखेंगे तो इसका नाम है अवकारक, या फिर दूसरा नाम क्या होगा तो इसको बोलते हैं अपचायक। तो मेरे भाई आपको यह बताना है कि दी गई अभिक्रिया में अपचायक के रूप में कार्य कौन करता है। तो अपचायक के रूप में तो कार्बन मोनोऑक्साइड काम कर रहा है, दिख गया, सोचना ही नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहां है वही आंसर करेंगे। अगर आप देखेंगे दूसरे को तो दूसरे को क्या पाएंगे, तो मेरे भाई दूसरे को आप क्या पाएंगे समझिए गौर से, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन खत्म हो गया। इसका मतलब जब इससे इसमें पहुंचे तो ऑक्सीजन की कमी हो गई अब। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। इसको ऑक्सीडेशन नहीं कहेंगे, इसको रिडक्शन कहते हैं। और रिडक्शन का मतलब हो गया कि इसको हम अवकरण कहते हैं। अब यहां पर आता है कि अगर रिडक्शन हुआ है तो इसके लिए एक एजेंट यहां भी काम करता है, और जो एजेंट काम करता है उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको कहते हैं ऑक्सीडाइज, उल्टा होता है, ऑक्सीडेशन में रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसका नाम क्या है तो ऑक्सीकारक। इसका हिंदी नाम क्या है तो ऑक्सीकारक, या इसी को कहते हैं उपचायक। इसी को क्या बोलेंगे तो इसको उपचायक कहते हैं। तो यहां उपचायक के रूप में कौन काम कर रहा है तो आयरन के ऑक्साइड्स। अपचायक के रूप में कौन काम कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरे भाई आपसे अपचायक पूछा गया है तो कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को आंसर करना है। ठीक है आगे चलते हैं। अगला कह रहा है मेरे भाई PI, VR इन सब बीच में रिलेशन पता कीजिए। पावर का फॉर्मूला VI, पावर का फॉर्मूला V², पावर, ये तीनों हो जाएगा आंसर एक से अधिक। रक्त में कौन सा घटक मेरे भाई, कौन सा घटक, ब्लड में बात कर रहा, रक्त में निम्न रक्त, रक्त का कौन सा घटक का निर्माण के लिए सहायक होता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बनाने में सहायक होता है, ये बोला गया सहायक होता है। तो मेरे भाई हम लोग सीधा जानते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में सहायक कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम ब्लड क्लॉटिंग में अगर सहायक की अगर बात करते हैं तो वो सहायक कौन होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो सहायक होगा वो होता है हमारा क्या, ब्लड के प्लेटलेट्स। ये कौन है तो आपको ध्यान रखना, ब्लड प्लेटलेट्स की बात करते हैं।
ये सहायक होता है, मुख्य रूप से इसके कारण ऐसा नहीं होता, ये सहायक होता है, इस बात को ध्यान रखना, जिसको बिंबाणु कहा जाता है, प्लेटलेट्स को। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, वायु में संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करता है। मेरे भाई एक कांच का पट्टी बनाइए पहले, ये पूरा का पूरा कांच का पट्टी है। किसी को और कुछ दिख रहा है तो बताइए, हमें तो यहां पर कांच की पट्टी दिख रही है। ये कांच की पट्टी हो गई। अब समझना है, कह रहा कि प्रकाश की किरण कहां से कहां, तो वायु में संचरित होकर के एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है। इसका मतलब इधर वायु है, ये कांच है। इसका मतलब इधर क्या है, वायु, इधर क्या है, तो ये कांच। वायु से कांच में प्रवेश करती है, इसका मतलब ये हुआ, अगर वायु से कांच में प्रवेश करती है, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे आ रही है। चलो थोड़ा पतला करते हैं यार। अगर वायु से कांच में प्रवेश करती तो ऐसे, और जाहिर सी बात है हमको आपतन कोण वगैरह देखना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ अविलंब ड्रॉ करना पड़ेगा, इस सतह पर लंबवत 90 डिग्री पर, ऐसा इस सतह पर जो ब्लू लाइन है, ब्लू के सतह पर लंबवत, और इसको कहेंगे आपतन कोण, और ये आपतित किरण, ये आपतन कोण। अब क्या होगा, तो यहां विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, प्रकाश को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, प्रकाश थोड़ा मुड़ जाएगा, थोड़ा सा मुड़ जाएगा ऐसे करके, और ऐसे करके थोड़ा मुड़ गया। अब उसके बाद अगर देखेंगे तो फिर यहां से जब बाहर निकलेगा, यहां से जब बाहर निकलेगा, फिर यहां पर लंबवत डाल दिए हम लोग इस सतह पर, ब्लू वाले सतह पर लंबवत, तो फिर से ये क्या करेगा, तो ये सघन हो गया, ये विरल हो गया, फिर ये फैल जाएगा। फिर से ये कुछ इस तरह से हो गया। तो जब कांच से बाहर निकलता है तो इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इसका नाम है इमरजेंट रे, और इस एंगल को कहते हैं इमरजेंस एंगल। इसको बोलते हैं इमरजेंस एंगल के नाम से जानते हैं, या रिफ्रैक्शन एंगल कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई एक बात बताइए, यही हवा, वही हवा यहां भी, ये कांच वही है, इंटर जब किया उस समय आपतन कोण ये था, जब बाहर निकलेगा तो आप अपवर्तित कोण भी वही होगी, जिसको इमरजेंट एंगल कहते हैं। इसको इमरजेंस एंगल कह दीजिए, इसको कह देते हैं इमरजेंस एंगल। तो जो इमरजेंस एंगल है और जो हमारा यहां पर इंसिडेंस एंगल है, ये दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि थीटा आई कहीं ना कहीं बराबर होगा थीटा आर से। इसको निर्गत, इसको इमरजेंट रे को निर्गत किरण कहा जाता है, इसी को निर्गत किरण कहते हैं। यही क्या है, तो इसी को निर्गत किरण कहते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, बताइए। तो मेरे भाई आप सीधा कहेंगे आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। मेरे भाई आप सीधा देख लीजिए, ये आपतन कोण है और अपवर्तन कोण से अधिक है क्या, नहीं, अपवर्तन कोण के क्या होगा, तो आपतन कोण, और अपवर्तन कोण हमारा कौन सा, कहेंगे अपवर्तन कोण की अगर हम बात करेंगे तो बाहर वाली के हिसाब से आंसर करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, ये आपतन कोण है और इसको कहेंगे अपवर्तन कोण, ये इमरजेंस एंगल है, इसको कहेंगे अपवर्तन कोण। चलो हम दूसरे कलर से इसको दिखाते हैं, ये होगा अपवर्तन कोण, इसको थीटा आर डैश कह दीजिए, इसको थीटा आर कह रहे हैं। ये क्या है, इसको अपवर्तन कोण कहेंगे, और जब पूरे बाहर निकल जाएगा उसको इमरजेंट को एंगल के नाम से जानते हैं, इमरजेंस एंगल कहते हैं, जिसको निर्गत कोण कहते हैं। इसको कौन सा कोण कहेंगे, इसको निर्गत कोण कहेंगे। अब समझिए गौर से, तो आपतन कोण अपवर्तन कोण, आपतन कोण थीटाई और ये दोनों आपस में क्या बराबर होगा, नहीं, अगर ये विरल है, ये सघन है, इसका मतलब अविलंब के और मुड़ेगा तो ये कम हो जाएगा।
इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो थीटा आई ज्यादा और थीटा आर हमारा कम होगा। लेकिन जब यहां देखिएगा तो थीटा आर डैश की बात हो रही है, थीटा आर डैश यहां है, ये कहीं ना कहीं बराबर होगा आपस में, निर्गत किरण और आपतन कोण और निर्गत कोण आपस में बराबर होगा। तो पहला स्टेटमेंट को अगर देखें तो आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक है, बिल्कुल सही है, यहां पर हमने लिखा है कंडीशन। दूसरा इसकी हम बात कर रहे हैं तो ये भी सही है। हम लोगों को क्या मिला, दो स्टेटमेंट मिला, एक हम लोगों को ये प्राप्त हुआ और एक हम लोगों को ये प्राप्त हुआ, और इस बेसिस पर हम कहेंगे कि ये हमारा दूसरा सही है, बराबर हो गया। निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर है। निर्गत किरण कहते हैं इसको, इमर्जेंट एंगल रे कहते हैं इसको, आपतित किरण कहते हैं इसको, इसको कहते हैं आपतित किरण। तो आपतित किरण और ये, जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, जब ये एंगल आपस में बराबर है, तो ये रेखाएं आपस में समानांतर हो जाती हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, सही है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर 1 2 3, तीनों के तीन राइट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाइएगा। बताइए इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए। कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के संचरण का एक हिस्सा नहीं है, ये बोला गया, बताइए तो। जब हमारे शरीर का विकास होता है, पुबर्टी एज आता है, तो जाहिर सी बात है आवाज बदल जाती है, आवाज में बदलाव होता है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसका कोई रीजन नहीं कि मोटापा, मोटापा तो मेरे भाई 3 साल के बच्चा 4 साल के बच्चे में भी मोटापा हो जाता है, तो मोटापा कोई हमारे शारीरिक विकास के अंतर्गत हमारा, क्योंकि यहां पर बोला गया यौन विकास चरण के अंतर्गत, यौन विकास चरण के अंतर्गत देखना है आपको, तो जाहिर सी बात है उसका रिलेशन मोटापा से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। दाढ़ी मूछ का आना, ये सब भी हमारा क्या कारण होता है। आगे चलते हैं। उस उदासीन विक्रियन के अभिकारक का अनुमान लगाएं, अभिकारक का आप अनुमान लगाएं जिसमें उत्पाद के रूप में लिथियम सल्फेट और जल होते हैं। अब तो देखना पड़ेगा इसमें से, लिथियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, उदासीनीकरण अभिक्रिया एक टर्म तो लिख ही दिया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारा कब होता है? जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ रिएक्शन करता है, तो हमें कहीं ना कहीं लवण और जल की प्राप्ति होती है। तो आपको ध्यान रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अगर हम पहले को देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि H2SO4 है जो कि प्रबल अम्ल है। इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया गया? तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा LiOH होता है। ये प्रबल अम्ल है, ये हमारा दुर्बल क्षार है, ये प्रबल अम्ल और ये प्रबल अम्ल और ये प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का रिएक्शन होगा, सॉरी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का रिएक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि उदासीनीकरण अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप कहेंगे हाइड्रोजन पर प्लस, SO4 पर माइनस, लिथियम पर प्लस धातु है और OH पर माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ, तो ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा भाई? तो यहां पर जो फॉर्मेशन करेगा आप सीधा कहेंगे सर यहां जो बनाएगा वो क्या, LiSO4 जिसको लिथियम सल्फेट कह रहे थे आप। साथ ही साथ क्या बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन इस OH के साथ चला जाएगा और यहां पर H2O का फॉर्मेशन करेगा। 2 से गुना यहां कर दीजिए, 2 से गुना आप यहां, तब 2 से गुना आपको यहां भी करना पड़ेगा, यहां भी आपको 2 से गुना करना पड़ेगा इस तरीके से। और हाइड्रोजन अगर 4 है तो 2 हाइड्रोजन यहां, 2 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा और लिथियम सल्फेट के साथ जल की प्राप्ति होती है। और आपको ऐसा क्यों ऐसा लगा? क्योंकि आप सीधा जानते हैं कि H2SO4 को जब आप देखिएगा तो ये प्रबल अम्ल है, ये क्या है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको प्रबल अम्ल कहते हैं। ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये दुर्बल क्षार है, सॉरी ये दुर्बल नहीं, इसको प्रबल क्षार कहते हैं। ये क्या है, तो ये प्रबल क्षार है। और हम सभी लोग जानते हैं कि प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार ही न्यूट्रल कर सकता है, अगर ये दुर्बल हो जाएगा तो न्यूट्रल नहीं होगा। तो किसकी प्राप्ति हुई? तो यहां पर लवण की प्राप्ति होगी, ये लवण मिलेगा, और किसकी प्राप्ति होगी? तो यहां पर जल की प्राप्ति होगी। और जब भी लवण और जल की प्राप्ति होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है, और इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रूप रिएक्शन के रूप में भी हम लोग देखते हैं। ये तो पहले ही पता चल गया कि हमारा ये होना, दूसरे को भी चेक कर सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको दे रखा है, एक ही ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। बाद बाकी आप दूसरे को भी चेक करिएगा अपने हिसाब से। इस आंसर करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला कहता है कि जल और गैस कॉर्क को पार नहीं कर पाती है। जल और गैस, मेरे भाई 2 बात बोला गया है, जल और गैस।
कॉर्क सेल को पार नहीं कर पाती है, क्योंकि क्योंकि इसकी कोशिकाएं में डैश पाया जाता है। मेरे भाई कॉर्क क्या है? हम लोग जानते हैं पौधे की जो छाल होती है इसी को कॉर्क कहते हैं। पौधे की छाल को क्या कहते हैं? जो पौधे की छाल होती है इसको कॉर्क सेल, इसी को कॉर्क कहा जाता है। पौधे की छाल को क्या कहते हैं? इसी को कॉर्क कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? तो कॉर्क कहते हैं। पौधे की छाल को ही कॉर्क कहते हैं। इस बात को आप एक लाइन में जान लीजिए। अब ये जो पौधे की छाल होती है, जो कॉर्क होती है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है इस पौधे की छाल में क्या होता है कि इसमें सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी में सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसी में सुबेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये जो सुबेरिन नामक पदार्थ है, ये जो सुबेरिन नामक पदार्थ है, ये क्या करता है? ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है। ये वाटर प्रूफिंग का काम करता है। वाटर प्रूफिंग का कार्य करता है। और अगर ये वाटर प्रूफिंग का कार्य करता है, इसका मतलब है ये जलरोधी बनाता है, साथ ही साथ ये कहेंगे वायुरोधी भी बना देता है। यानी कि उसके अंदर हवा भी नहीं घुसेगा और उसके अंदर पानी भी बाहर से नहीं घुसेगा। पेड़ की छाल में कॉर्क सेल प्रेजेंट होता है। पेड़ की छाल में, पौधे की छाल में कॉर्क सेल मौजूद होता है। ये कॉर्क सेल में क्या होता है? तो सुबेरिन नामक पदार्थ होता है। ये सुबेरिन नामक क्या करता है? वाटर प्रूफिंग का काम करता है। बाहर का पानी अंदर नहीं घुस पाता है, ना तो अंदर का बाहर आ पाता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि गैस ना तो बाहर से डायरेक्ट अंदर जाता है, ना तो अंदर से बाहर डायरेक्ट आता है। अगर ऐसा होगा तो पदार्थ में हानि होगी, सॉरी ऐसे अगर होगा तो पौधे क्या होंगे? तो खराब हो जाएंगे। तो मेरे भाई आप इसमें सीधा कहेंगे क्या होगा? तो कहेंगे यहाँ पर सुबेरिन नामक पदार्थ होगा। इसको आंसर करेंगे बी। सेलुलोज कहाँ पे होता है? मेरे भाई जो सेल वाल होते हैं कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। क्यूटीन क्या होता है? तो क्यूटीन क्या है? तो पौधे की जो पत्तियां होती है उसमें क्यूटीन मोम जैसा पदार्थ होता है, जो कि वाष्पीकरण को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इस बात को ध्यान रखें। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आप बताइए मेरे। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कौन सा होगा? डेका का मतलब 10 होता है। डेका का मतलब क्या होता है? 10। यही हो जाएगा। ट्राई का मतलब 3 होता है। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेंगे? तो यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। डेका का मतलब 10 होता है और इसको कहते हैं क्या? Na2CO3। डेका का मतलब 10, H2 हाइड्रेट। यहां तो ट्राई बोल रहा था। ट्राई का मतलब 3, डेका का मतलब 10, टेट्रा का मतलब 4। बताइए पानी के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10। ये आंसर है। डेका का मतलब 10 होता है। अगला कह रहा है मेरे भाई, एक प्रकाश किरण दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री कोण पर आपतन कोण आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डैश के बराबर होगा। तो जब कभी भी मेरे भाई ऐसा होता है ना, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है μ1 sin θ1 बराबर क्या होगा? तो कहेंगे μ2 sin θ2। आपको क्या पूछा गया? दूसरे के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने का, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक कहेंगे μ2। पहले माध्यम के सापेक्ष मतलब ये नीचे में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग समझना है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। इसका मतलब ये कह रहा है कि μ2 अनुपात में μ1 निकालिए। सापेक्ष जब भी जिसके भी सापेक्ष बोलेगा वो नीचे होता है, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं। जब आप इसको यहां से देखेंगे तो μ2 अनुपात में अगर μ1 लिखेंगे तो ये, अगर इसका अनुपात ये करेंगे तो इसका अनुपात ये हो जाएगा। फिर यहां पर आप कहेंगे क्या हो जाएगा? तो सिंपली यहां पर देखेंगे तो sin θ1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? तो कहेंगे sin θ2 हो जाएगा। और sin θ1 कितना है? तो पहला जो एंगल है ये कहीं ना कहीं θ1 है, दूसरा जो एंगल है ये कहीं ना कहीं θ2 है। पुट कर दीजिए तो आप कहेंगे सर sin θ1 का मतलब 45 डिग्री, sin θ2 का मतलब कितना? कहेंगे sin 30 डिग्री, और sin 45 का मतलब कितना होता? तो 1/√2। sin 30 का मतलब कितना होता? आधा। यानी आप देखेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। अब मेरे भाई इस फॉर्मेट पर आंसर नहीं है तो इसको आप क्या कीजिए? अपने मन से √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। जितना से ऊपर गुना किए हैं उतने से भागा भी दे दिए तो कट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिलेशन मिलेगा क्या? तो कहेंगे ये 2√2 हो जाएगा और नीचे में √2 गुना √2 क्या होता है? कहेंगे 2 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा तो 2 से 2 अब कट जाएगा, इसकी वैल्यू √2 बच जाएगी। तो मेरे भाई क्या पता चला कि हमारा
अपवर्तनांक किसके, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक का वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं √2 के बराबर हो गया। और इस क्वेश्चन के आंसर कुछ इस तरीके से हमारा निकले, √2 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आंसर करेंगे ए। और यही स्नेल्स लॉ होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2, इसी से निकलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं। 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। कितने वोल्ट बैटरी के साथ, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया 6 वोल्ट। और आपसे पूछा जा रहा है कि 1 सेकंड में बताइए प्रतिरोध का क्षय होने की वाली उष्मा क्या होगी। तो मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं, अगर क्षय होने वाली उष्मा की अगर बात करेंगे तो H इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, तो कहेंगे H इक्वल टू I² RT। करंट दे रखा है क्या, नहीं, तो हम लोग यहां पर कहेंगे V²/R इंटू टी तो कर ही सकते हैं, इस रूप में निकाल लीजिए। अरे फॉर्मूला होता है H इक्वल टू I² RT, आप सभी लोग जानते हैं। करंट वगैरह दे नहीं रखा है तो आप इस फॉर्मेट से चलिए, इसी को ओम्स लॉ अप्लाई करके दूसरा फॉर्मूला यहीं पर जनरेट होता है। तो आप कहेंगे सर वोल्टेज दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, और वोल्टेज अगर दे रखा है तो कितना वोल्टेज है, 6 वोल्ट की बैटरी से इसको करना है। तो 6 वोल्ट का बैटरी, अगर इसका मतलब है कि 6 गुना 6 कितना हो जाएगा 36, रेजिस्टेंस टोटल कितना होगा 12 और 24, क्योंकि श्रेणी क्रम में है तो जुट जाएगा 24 36, और कहेंगे टाइम कितना, तो 1 सेकंड ले रहा है। इसका मतलब है कि ये 1 जूल आंसर कर कट जाएगा 1 जूल। 1 जूल एनर्जी को क्या करता है, तो कहेंगे यहां से बाहर कर रहा है, लूज कर रहा है। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो सी। आंसर सी हमारे करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुर विल्ली, मेरे पे विल्ली कहाँ होते हैं, और इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम छोटी आंत की बात करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्षुद्रांत, तो आपको ध्यान रखना जब हम छोटी आंत की बात कर रहे हैं इसको क्षुद्रांत कहते हैं। इसी छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है वो कहाँ, छोटी आंत में होता है। और भोजन के जो पाचन होंगे, अगर छोटी आंत में संपूर्ण भोजन का पाचन होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि संपूर्ण भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों होता है। अवशोषण दोनों होता है। अब ये जो छोटी आंत होती है इसकी किस भाग में सबसे ज्यादा होता है, तो छोटी आंत के इलियम वाले भाग में, इलियम वाले भाग में सबसे अधिक ऐसा होता है, सबसे अधिक होता है। और सबसे बड़ा भाग इलियम ही होता है। अगर छोटी आंत की बात करते हैं तो इसमें पाई जाती है विली। छोटी आंत की अगर बात करते हैं इसी में विली पाई जाती है, इसी में विली पाई जाती है। और ये जो विली पाई जाती है ये उंगली नुमा संरचना के रूप में होता है। इसे मान लेते हैं कि ये ऐसा है, इसी में ऐसा ऐसा पाया जाता है, इसको छोटी आंत में कहते हैं विली। यही विली है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो विली होती है इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इसकी संरचना अगर देखना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा कि अंगुली नुमा संरचना, अंगुली नुमा होती है, इस बात को ध्यान रखना। स्ट्रक्चर अंगुली नुमा संरचना होता है। और यही विली क्या करता है, सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है, और ये क्या करता है, भोजन के अवशोषण में हेल्प करता है। तो मेरे भाई इसके बारे में बोलना गया तो इसको स्टेटमेंट को पढ़ करके बताना पड़ेगा आपको। बताइए, ये बहुत पतली दीवार में लगी हुई अंगुली नुमा संरचना होती है, किसकी, तो विली की बात कर रहा है, स्टेटमेंट सही। ये सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, जाहिर सी बात है मेरे भाई, सरफेस एरिया को बढ़ाता है। सरफेस एरिया को बढ़ाएगा तभी तो अवशोषण ज्यादा करेगा। तो सरफेस एरिया को बढ़ा करके अवशोषण क्या करता है, तो ज्यादा करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सरफेस एरिया को बढ़ा करके अवशोषण क्या करता है, तो कहेंगे ज्यादा करता है, ये बिल्कुल सही है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जैसे ही सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सही है। करा इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र, छिद्र थोड़ी होता है इसमें, रक्त कोशिकाओं के द्वारा भरपूर आपूर्ति है, रक्त कोशिकाओं द्वारा, यानी रिच सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरी, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है। और ये ब्लड कैपिलरीज क्या करता है, तो जो अवशोषित न्यूट्रिएंट्स होता है उसका क्या करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। अवशोषित, जो अवशोषित न्यूट्रिएंट्स है
अवशोषित न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, को ट्रांसपोर्ट इजिली करता है, इसको ट्रांसपोर्ट इजिली करता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत था, ये स्टेटमेंट सही था, ये स्टेटमेंट सही था, ये स्टेटमेंट सही है। 1 3 4 तो 1 2 4 तो करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। 1 2 4 कहाँ दे रखा है, पढ़िए इसमें। 1 2 4 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है आंसर। नेक्स्ट आगे बताइए, बेंजीन की बात कर रहा है, बताइए बेंजीन अणु में बोला गया है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और कुल बॉन्ड की संख्या क्या होगी, ये बोला गया। मेरे में बेंजीन का स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। हम सभी लोग जानते हैं अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होता है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा के साथ एक पाई भी होता है, अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखता है तो इसका मतलब समझ लीजिए एक सिग्मा तो होगा ही होगा और 2 को पाई बॉन्ड होगा, ऐसा हमारा होता है, ये तो याद रखना है। अब यहां देखिए आपको पता चल जाएगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा तो होगा ही होगा, सिग्मा तो मेरे भाई हर जगह होगा। अगर सिग्मा बॉन्ड की काउंट करते सिग्मा बॉन्ड को, कहेंगे एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा। और बेंजीन में क्या होता है, हाइड्रोजन लगा हो रहता है सब जगह पर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। अब जहां जहां हाइड्रोजन है वहां वहां भी सिग्मा होगा, एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड 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 एक सिग्मा, ये हो गया। अब जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां पाई भी होगा, तो यहां पर एक पाई, एक पाई भी होगा, एक पाई भी होगा। तो पाई बॉन्ड की संख्या तो 3 ही है, एक पाई एक पाई एक पाई, पाई बॉन्ड की संख्या 3। तो मेरे पास पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो कहेंगे पाई बॉन्ड की संख्या कितनी, तो कहेंगे 3। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो 6 को ग्रीन वाला दिख रहा होगा, 6 को ये आपको देखा ब्लू वाला, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12, 12 को सिग्मा बॉन्ड है, 12 को सिग्मा बॉन्ड, 3 को पाई बॉन्ड, दोनों को मिला दीजिए तो 12 3 कितना होगा, तो कहेंगे 15। तो मेरे भाई कुल बॉन्ड की संख्या कितनी, तो कहेंगे 15, 12 जोड़ 3 15। तो 12 3 15 यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है 3 एक समान बल्ब 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में, अच्छा समानांतर क्रम बोला तो इसको टिक आउट कर लीजिए। समानांतर क्रम में क्या है, तो ये जुड़ा हुआ है। अब इतना धारा जा रही है बैटरी के द्वारा 6 की गई, शक्ति पूछ रहा है, ये तो इजी क्वेश्चन है, शक्ति कितना निकाल लीजिए। तो पावर इक्वल टू वी आई, वोल्टेज कितना, तो 6 वोल्ट, करंट कितना जा रहा है 0.6 एम्पियर, हटा दीजिए दशमलव, ये कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा इतना वाट। आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर। अगला नेक्स्ट, अगला कह रहा है मेरे भाई नीचे दी गई अभिक्रिया में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताइए फटाफट करके। तो यहां पर रिएक्शन दे रखा है जिंक ऑक्साइड्स, रिएक्शन कार्बन के साथ, और जब कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो देखा गया कि ये हमारा 2Zn और प्लस में CO2 बन गया। हुआ क्या इसमें, अच्छा अपचयन उपचयन पूछ रहा है, निकाल लो। अब जो कार्बन से CO2 बन गया यानी ऑक्सीजन वृद्धि हो गई, और अगर ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तो कहेंगे इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कार्बन का हुआ, ऑक्सीकरण को क्या कहते, तो उपचयन कहते हैं। तो कार्बन का तो उपचयन हो गया। जिंक को देख लेते हैं, अगर आप जिंक को अगर देखना चाहते हैं तो जिंक में क्या देख रहे हैं, एक ऑक्सीजन है, यहां से एक ऑक्सीजन खत्म हो गया, यहां तो ऑक्सीजन है यहां नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहां पर ऑक्सीजन की कमी हुई। और जब ऑक्सीजन की कमी होती है इसको बोलते हैं अवकरण, रिडक्शन। और जब अवकरण की बात होती है तो इसी को हिंदी में कहते हैं अपचयन। अब बताइए किसका उपचयन है किसका अपचयन, तो जिंक ऑक्साइड्स का क्या हुआ, तो अपचयन हुआ है। यहां जिंक का अपचयन कह रहा है, हम कह रहे हैं जिंक ऑक्साइड का, यहां कह रहा है जिंक का।
तो मेरे भाई मामला जो है ये कहीं ना कहीं जो है आपका आंसर में क्या कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपके सही है। जिंक ऑक्साइड्स का अपचयन होना, जिंक का अपचयन थोड़ी होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट आपके गलत है। जिंक का अपचयन नहीं हो रहा है, यहां जिंक का अपचयन नहीं होगा, यहां जिंक ऑक्साइड होगा तो सही होता। कार्बन का ऑक्सीकरण, जाहिर सी बात है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन का ऑक्सीकरण, ये तो एकदम सही है। ये गलत हो गया ना, ये सही हो गया। जिंक का ऑक्सीकरण, जिंक का ऑक्सीकरण थोड़ी हो रहा है। यहां जब जिंक ऑक्साइड्स का अवकरण हो रहा है तो उल्टा थोड़ी देख रहे हैं, इधर से इधर थोड़ी जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो ये तो ऐसे भी गलत है। ये तो ऐसे भी गलत है। तीसरा, चौथा, कार्बन का अपचयन हो रहा है क्या, कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो ये गलत है। इसमें केवल दो सही है भाई, बताइए, केवल दो सही है तो आंसर कौन सा करेंगे। केवल और केवल दूसरा ही स्टेटमेंट आपके सही है और ऑप्शन में ही नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन के आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर ई के साथ तब जाइए। आंसर गलत दे रखे हैं, इसको सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपको आंसर करना है। आपके सामने क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन बाहर तो नहीं है। केवल एक ही सही है। जिंक ऑक्साइड रहता तो ये सही होता, अपने मन से सही थोड़ी कर देना है। महिलाएं की यौवनारंभ में पहला मासिक धर्म डैश के रूप में जाना जाता है। पहला मासिक धर्म यानी कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो स्टार्ट होता है उसको कहते हैं मीनार्की एज, जिसको रजो दर्शन कहा जाता है। रजो दर्शन कहते हैं, मीनार्की एज को कहा जाता है। ये होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों में गुणसूत्र की संख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है, अनुरक्षित बनी रहती है। तो मेरे भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर जाता है तो गैमेट्स का आधा आधा नहीं, तो आप जानते हैं कि जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है जैसे स्पर्म और ओवम है, तो मेल और फीमेल का क्या, तो कहेंगे आधा आधा क्रोमोसोम उसमें भाग लेता है। तो आप सीधा कहेंगे, यहां पर कहेंगे युग्मक निर्माण के दौरान गुणसूत्र का आधा आधा होने के कारण, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, युग्मक के दौरान ही होता है। जब जायगोट बनता है तो उसी की बात कर, सॉरी गैमेट्स जब बनता है, जायगोट ने गैमेट्स। गलत कथन का चयन करिए, बताइए कौन सा गलत स्टेटमेंट है। वाष्पोसर्जन की वह क्रिया विधि जिसके द्वारा पौधे के अतिरिक्त जल निकाल देते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर प्लांट में, पौधे में अगर चलिए अगला हम लोग देखते हैं। वाष्पोसर्जन की जो क्रिया होती है ये पौधे में होती है, और आपको ध्यान रखना वाष्पोसर्जन से पानी की कमी प्लांट में होती है। वो तो ये बात है कि प्लांट में क्या होता है, मिट्टी से उनको पानी मिलते रहता है। जितना वाष्पोसर्जन, अगर वाष्पोसर्जन ज्यादा हो जाएगा तो प्लांट क्या होंगे, मुरझा जाएंगे। तो इसलिए वाष्पोसर्जन हमारा उस रेट से होता है जिस रेट से उसको पानी मिलते रहता है और प्लांट जिंदा रहता है। ये सही है। दूसरा, गोंद वगैरह निकलता है, देखते होंगे गोंद या रेजिन्स की बात करते हैं, वो सब उत्सर्जी उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। और बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद तारक केंद्र में संचित, तारक केंद्र तो हमारा मेरे भाई प्लांट में होता ही नहीं है, जिसको आप सेंट्रियोल कहते हैं। अगर हम सेंट्रियोल्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना, ये सेंट्रियोल केवल और केवल एनिमल सेल में होता है। ये केवल एनिमल सेल में होगा, ये तो प्लांट सेल में होता ही नहीं है। तो हम यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, यहाँ होता है। ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, आपको आंसर करना था गलत। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइए, आगे चलते हैं। अगला कह रहा है विद्युत जनरेटर में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करते रहिए बैठ करके। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली की संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। मेरे भाई, प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में संगत भुजाओं में धारा की दिशा उलट जाती है। अब एसी है कि डीसी, ये बोला कहाँ है। एसी में होगा तो ऐसा होगा, डीसी में ऐसा नहीं होता है।
ये एसी के लिए ऐसा होता है, जो एसी जनरेटर होगा उसमें ऐसा होता है, ये डीसी में नहीं होता है। ये क्लियर नहीं है इसलिए इसको गलत माना है। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा को प्राप्त अगर करना है तो प्रेरित धारा जैसे ही बोलेगा तो याद रखना फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ही सही है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत स्टेटमेंट इसलिए हो गया, एसी डीसी नहीं बोला है। तो मेरे भाई इसको गलत माना, इसको सही माना है। और आपसे पूछा कि बताइए सही कौन है, तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल बी सही। खोजते रहिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है समझिएगा। कहता है मेरे भाई कि यहाँ पर एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। बताइए एक्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। तो जब आपको फोकस दूरी की बात कर रहा है, प्रकाशिक उपकरण की एक्स की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकल लेंथ आपको प्लस 30 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। अगर प्लस में 30 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी किसका पॉजिटिव होता है? तो मेरे भाई फोकस दूरी जो होता है उत्तल लेंस का पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी की बात करते हैं वो नेगेटिव होता है। अगर अवतल लेंस को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये कैसी होती है? तो ये नेगेटिव होता है। यहां तो मेरे भाई आपको सीधा पॉजिटिव की बात कर रहा है, प्लस में बोला गया 30 सेंटीमीटर लेना है। तो ये कौन सा होगा? तो कहेंगे प्लस में होगा तो उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस होगा तो अवतल दर्पण होगा। आप आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर आप ए के साथ, ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाएंगे और ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा माइनस में दे रखा है, सॉरी, यहां पर माइनस भी लगा हुआ देखो, इसलिए देखो यही गलती होता है। यहां पर एक्चुअली में -30 को कंसीडर किया है, तब -30 सोच करके आप इसको बनाएंगे, तब -30 सोच करके आप बनाएंगे, ध्यान रखना। अगर -30 होगा तो सारा कहानी ही बदल जाएगा फिर इस तरीके से। तो आप क्या कहोगे? सर उत्तल लेंस नहीं होगा। अगर माइनस में है तो अवतल लेंस पे जाइए ना, अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, एक लाइन में कहानी का आंसर है। माइनस दे रखा है ना, तो माइनस में होगा तो अवतल लेंस मारिए, नेगेटिव। तो अवतल लेंस उत्तल दर्पण, अवतल लेंस उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल लेंस, लेंस में अगर अवतल होगा दर्पण में उत्तल होगा। आंसर करेंगे सी, आंसर करेंगे मेरे भाई यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नहीं, एक मिनट चेक करने दीजिए। अवतल लेंस में तो ऐसा होता है, अगर अवतल दर्पण की अगर बात करेंगे तो अवतल दर्पण नहीं होगा। अगर उत्तल दर्पण की अगर बात करेंगे, उत्तल दर्पण का क्या चेक करना? फोकस दूरी चेक करना, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये गलत हो गया मेरे भाई, इसको आप सही करिए। फोकस दूरी की बात कर रहा है ना, ये तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव। चलो इसको थोड़ा सिंपल वे में बताते हैं, ये थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल हो गया। इसको आप ऐसे समझिए, लेंस पर रहे हैं, लेंस में आप जानिए कि एक हमारा उत्तल लेंस और दूसरा हमारा कैसा किंग अवतल लेंस, इसी से आपको पकड़ना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव, तो इसकी फोकस दूरी नेगेटिव हमेशा के लिए याद रखना है। अगर दर्पण में हम चलते हैं तो दर्पण में आपको ध्यान रखना कि एक होता है उत्तल और एक होता है हमारा अवतल। अगर उत्तल की अगर बात, अवतल का डायग्राम तो ऐसा, ये वाला, और ये पोल है, यहां पर हमारा सेंटर, यहां पर फोकस, और फोकस दूरी इधर इधर आएगा तो फोकस दूरी नेगेटिव, यानी इसके लिए फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगा, और इसके लिए तब फोकस दूरी पॉजिटिव हो जाएगा। आप डायरेक्ट कह सकते हैं, करके देख लेना। तो फोकस दूरी नेगेटिव दोनों का होगा, अवतल लेंस अवतल दर्पण, आंसर अवतल लेंस अवतल दर्पण, ये आंसर करिए, बी सही होगा। आगे चलते नेक्स्ट। सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो बताइए दुर्गंध गैस निकलती है, दुर्गंध गैस कौन सी है? मेरे भाई सोडियम सल्फाइड की बात कर रहा है, यानी Na2S की बात कर रहा है। इसका रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ कराना है। तो जाहिर सी बात है ये किसकी प्राप्ति यहां से होगी? तो कहेंगे एक तो हमारा H2S का फॉर्मेशन होगा, और चूंकि यही हमारा गैस के रूप में हमारा निकलेगा, और ये इसकी जो स्मेल होती है वो सड़े हुए अंडे की तरह होती है, तो आप कहेंगे इसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। और साथ ही साथ यहां से क्या बनेगा? तो कहेंगे NaCl का फॉर्मेशन होगा, NaCl का निर्माण होगा। तो दुर्गंध गैस के रूप में क्या मिलेगा? दुर्गंध गैस के रूप में हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, नीचे देखिए विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भोजन को अगर हम खाना ना खाते हैं, जो भोजन होता है अगर उसको वायुरोधी कंटेनर में रखते हैं तो उसको ऑक्सीकरण को धीमा करने की मदद मिलती है, बिल्कुल सही बात है। अगर हवा के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और खराब हो जाएगा। जैसे आप चिप्स खाते हैं, चिप्स को खुला छोड़ दीजिए, देखिए सिमसिमा जाएगा, यानी उसका ऑक्सीकरण हो गया और खराब हो गया।
इसलिए देखते होंगे उसको पैकेट में बंद करके नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं ताकि कुरकुरा रहे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वायुरोधी कंटेनर है जिसमें हवा नहीं जा सकता है, जाहिर सी बात है मेरे भाई कि वो खराब होने से बचेगा, यानी ऑक्सीकरण को धीमा कर देंगे। अब ये चिप्स के जो निर्माता होते हैं वो चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग को ऑक्सीजन जैसी गैस के साथ फ्लश करते हैं, जो कि गलत है। ऑक्सीजन गैस से फ्लश उसको थोड़ी करेंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, उसको बचाने के लिए नाइट्रोजन गैस उसमें फिल करता है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ चाहिए। नेक्स्ट, अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन के बाद 34 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग करके बताइए जल्दी से। दूसरा कहता है कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होता है, तो बताइए। ट्यूबरक्लोसिस, टीबी होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, मिजल्स जिसको आप खसरा कहते हैं वायरल डिजीज है। मेरे भाई आप सुने होंगे MMR का टीका लगता है, MMR टीका। और ये MMR टीका आप समझ लीजिए, M का मतलब मिजल्स, M का मतलब मम्प्स, M का मतलब मिजल्स, R का मतलब रूबीला वायरस। ये MMR का टीका जो लगता है ये किसके लिए? तो आप कहेंगे सर मम्प्स, मिजल्स और साथ ही साथ कहेंगे यहां पर रूबीला वायरस के लिए। ये सब क्या है? ये सब मेरे भाई वायरस है, इसी वायरस के लिए ये टीका लगता है। ये आपको खसरा जो है क्या है, तो कहेंगे ये हमारा वायरल डिजीज है। दंत चिकित्सक दांत को आवर्धित प्रतिबिंब, दांत का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब होता है कि बड़ा इमेज बनाना है। तो देखिएगा दंत चिकित्सक नजदीक से देखता है, नजदीक से देखेगा तो अवतल दर्पण ही बड़ा इमेज बना सकता है। समतल दर्पण समान आकार का इमेज देता है हमेशा, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा इमेज देता है, जबकि अवतल दर्पण छोटा बड़ा समान आकार का तीनों इमेज देता है। नजदीक जाके तो बड़ा इमेज बनता है। तो बताइए इसमें से कौन सा दर्पण होगा? तो यही एक बड़ा इमेज का फॉर्मेशन कर सकता है। उन अभिक्रिया को क्या कहा जाए जिसमें उत्पाद के साथ उष्मा निकलती, जिससे उष्मा निकलती उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलिए, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का जो यूनिट है वो क्या होगा? तो F बराबर क्या जानते हैं? G(m1m2) डिवाइडेड बाय r² पढ़ते हैं। G को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यहां से निकाल लीजिए, हो जाएगा फॉर्मूला Fr² डिवाइडेड बाय आप क्या कहेंगे? m1 गुना m2। फोर्स है तो न्यूटन, दूरी है तो मीटर स्क्वायर, और m1 m2 द्रव्यमान है तो कहेंगे kg गुना kg आप इसको ऐसे टेक आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये आपका kg का पावर -2। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयनीकरण ऊर्जा के आवर्ती रुझान के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनेशन एनर्जी होता है? मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं जब आवर्त में हम लोग चलते हैं, ये हमारा आवर्त है, और लेफ्ट से हम किधर राइट की तरफ जब जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी का मान बढ़ता है, इसका मान बढ़ता है। और जब ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो ये याद रखना है, डाउन द ग्रुप में क्या होता है? आयनेशन एनर्जी का मान घटता है, आयनेशन पोटेंशियल एनर्जी का मान घटता है, इस बात को ध्यान रखना। तो आप यहां पर देखेंगे जो एलिमेंट है उसको समझना पड़ेगा कौन कहां रहता है। तो आप देखेंगे मेरे भाई, अगर हम हेलोजन फैमिली को देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेंटाइन। दूसरा हीलियम कहां है? तो हीलियम हमारा इसके बाद वाले में 18वें ग्रुप में, और कहते हैं हीनी अर्कर जेरन, हीनी अर्कर जेरन। अब आप समझिए कि ये पहले लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। आप इधर से इधर जाएंगे, जब इधर से इधर जाएंगे तो आयनेशन एनर्जी हमारा सबसे अधिक किसका होगा? तो हीलियम का होगा। आपसे सर्वाधिक ऊर्जा आयनेशन एनर्जी पूछा गया था, तो मेरे भाई किस किस तत्व में पूछा गया था? तो आपसे फ्लोरीन में पूछा, आपसे ब्रोमीन में पूछा, आपसे हीलियम में पूछा। इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, तो इन दोनों से ज्यादा तो इसी का होगा, तो आंसर करेंगे हीलियम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मेरे भाई स्कर्वी नामक जो डिजीज होता है, दांतों की बीमारी है, विटामिन सी की कमी से होता है। आगे चलते हैं। स्क्रू बॉल बियरिंग के जूते के तल में घर्षण के द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है? जाहिर सी बात है अगर घर्षण नहीं होगा तो चल नहीं पाएंगे, लेकिन घर्षण अगर होता है तो जाहिर सी बात है वो घिस जाता है, तो इन पर घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि गलत है। मेरे भाई स्क्रू बॉल बियरिंग वगैरह आप जूता चप्पल पहनते हैं, क्या जूता चप्पल का सोल सब दिन एक जैसा होता? नहीं, घर्षण के कारण धीरे धीरे घिस जाता है। आप चलते हैं, फिसलते नहीं है, क्योंकि उसमें घर्षण है। घर्षण अगर कम हो गया समझ लो आप फिसल जाएंगे, इसका मतलब है कि इसमें हमारा घर्षण होता है। करेक्ट, घर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घर्षण इन सभी का रक्षा करता है, इन सामग्री को घिसता है और उनकी क्षति पहुंचाता है। तो आप जूता चप्पल पहनते हैं, उसमें घर्षण होता है, और घर्षण के कारण क्या होता है? उसका सोल खराब होता है और उनको क्षति पहुंचाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के जो टेस्ट के डिस्कशन है वो आपके यहीं हो जाते खत्म। एक सेट का डिस्कशन सोचे थे आपको और कराएंगे,
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कल 192 नंबर सेट का भी डिस्कशन आपको इसके साथ ही कराएंगे, अगले कल उसके साथ कराएंगे, ठीक है। अभी कुछ काम पड़ गया है इसलिए आप लोग को छोड़ रहे हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में कल अपने समय पर 7:15 7 बजे हम मिलते हैं। बाद बाकी मेरे भाई आप सभी लोग को निराश नहीं होना है, आगे वैकेंसी जरूर रहेगी। स्टेट का एग्जाम होना है, स्टेट के बाद जिनको स्टेट देना है वो स्टेट के लिए लग जाइए, और जिनको टीआरई देना है टीआरई के लिए आप लगे रहिए। और चूंकि आगे एग्जाम है तो आप स्टेट के साथ साथ टीआरई को भी नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए अगर कोई टीआरई को छोड़ करके पूरा स्टेट में लग जाएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है, इसलिए दोनों चीज को पैरेलली लेकर के चलिए। तो चलिए आज के डिस्कशन को हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लासेस के लिए। थैंक यू वेरी मच। सर स्टेट के लिए क्लास लीजिए प्लस रफ्तार क्लास में भी चालू नहीं होगा, रफ्तार की क्लासेस जो है वो कल से चलेगी, रफ्तार बैच की क्लासेस कल से चलेगी, ध्यान रखना। और रफ्तार बैच में आपको वैसे भी 1000 क्वेश्चन का हम आपको वीडियो पहले डाल चुके हैं। 1000 क्वेश्चन का 500 क्वेश्चन कराना था, 1000 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही डाल चुके हैं, उसमें 500 क्वेश्चन और आपको कराएंगे उसमें लाइव क्लासेस में। तो कल उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, और साथ ही साथ आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी कल से, ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।